दोस्तों ओडिशा में एक कॉरिडोर है जिसे KBK कॉरिडोर कहा जाता है, यानी कि कलाहांडी, बलांगीर और कोरापुट कॉरिडोर। It's one of the most poverty-stricken areas in Orissa and the entire country. एक समय इस इलाके को कहा जाता था स्टारवेशन कॉरिडोर, यानी कि भूखमरी का इलाका। Ram Prakash Bariha has lost his entire family over the last few months from malnutrition and disease. तो कहा जाता है कि उस समय इस इलाके में बहुत भूखमरी थी और यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। A shocking 48% of the people live here below the poverty line. पर दोस्तों आज उस इलाके की सिचुएशन बहुत ही बदल चुका है। 2020 के गवर्नमेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि ओडिशा पहले से बहुत बदल चुका है। और दोस्तों अगर आप ओडिशा का इतिहास अगर आप देखोगे तो ओडिशा का इतिहास बहुत सारे इतिहास आपको देखने को मिलेगा। तो 1999 में ओडिशा भारत का सबसे गरीब स्टेट में से एक माना जाता था और वहाँ का गरीबी दोस्तों 47% गरीबी थी, यानी कि ओडिशा का 50% लोग गरीब थे। वहाँ की स्टेट सरकार की इतनी हालत खराब थी कि उनको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए दूसरे स्टेट से कर्ज लेना पड़ता था। दोस्तों सिचुएशन इतना खराब था उस समय कि 1998 में RBI ने कर्ज देने के लिए ओडिशा सरकार को मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद ओडिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 2002 और 2022 के बीच ओडिशा की ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा थी। लिटरेरी रेट और एजुकेशनल सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव आया था। जब इस सब का परिवर्तन होने लगा तो इसका श्रेय एक इंसान को दे रहे थे और उस इंसान का नाम है श्री नवीन पटनायक जी। पर दोस्तों अभी सवाल आता है कि ओडिशा सरकार ने ऐसा क्या किया जो हमें ये सब देखने के लिए अभी हमें मिल रहा है। दोस्तों इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ओडिशा इतना गरीब स्टेट कैसे हुआ, और इसके लिए दोस्तों हमें ओडिशा का इतिहास को जानना होगा। दोस्तों एक कारण था जिसके लिए ओडिशा इतना गरीब हुआ था और ओडिशा को बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे थे, ओडिशा को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। बंगाल की नवाब, मुगल सम्राट या फिर ब्रिटिश। दोस्तों कहा जाता है कि मुकुंददेव ओडिशा का आखिरी हिंदू राजा थे, पर दोस्तों उन्होंने दो ऐसी गलती की थी जिसके कारण सुलेमान करानी को बहुत गुस्सा आया था। कौन थे सुलेमान करानी? बंगाल का सम्राट। पहली चीज सुलेमान को मुकुंददेव के ऊपर इतना गुस्सा आया था और वो था सुलेमान करानी का दुश्मन इब्राहिम को प्रोटेक्ट करना। और दूसरी चीज उन्होंने एक संगठन बनाई सुलेमान की दुश्मन बादशाह अकबर के साथ। और दोस्तों उसके बाद बंगाली आर्मी ने मुकुंददेव के साम्राज्य को हमला किया और 1568 में मुकुंददेव का मृत्यु हो जाता है, वो भी एक गद्दार के द्वारा, रामचंद्र भंजा। दोस्तों सुलेमान की आर्मी में एक जनरल था और उसका नाम है काला पहाड़, और जो कि ओडिशा के इतिहास में बहुत फेमस है, लेकिन अच्छे काम के लिए नहीं। दोस्तों जब बंगाली आर्मी ने ओडिशा को आक्रमण किया तब काला पहाड़ ने ओडिशा के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया था और तब अफगानिस्तान ने ओडिशा को अपने कंट्रोल में लिया और ऐसा लग रहा था कि ओडिशा का इंडिपेंडेंट वहां खत्म हो रहा था। और उसके बाद ओडिशा में लोकल रूलर तो थे, लेकिन उसको कोई और कंट्रोल कर रहा था। इसका मतलब ये था कि वो सारे लोग एक कठपुतलिया बन गए थे। 16वीं शताब्दी में बादशाह अकबर ने दाऊद करानी को मार दिया और ओडिशा में मुगल रूल स्टार्ट हुआ। डॉक्टर मानस कुमार दास के अनुसार अकबर के अलावा दूसरे मुगल सुल्तान के डर में ओडिशा में केओस और कंफ्यूजन हुआ था और सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। और दोस्तों कहा जाता है कि उस समय गवर्नर का रूल इतना चेंज हो रहा था कि सरकार को चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ओडिशा बाय बंगाल के पास और उधर के बहुत सारे एक्सपोर्ट ट्रेन होता था, खास करके अनाज और कपड़ों का। और दोस्तों 1663 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक परमिशन मिली थी एक नवाब से, जिसने वो दो कंपनी बनाई थी, और पहली थी बंगाल के जगत सिंहपुर में और दूसरी थी ओडिशा के बालेश्वर शहर में। पर जो ये एक्सपोर्ट ट्रेन था उसके ऊपर धीरे धीरे बहुत गहरा असर पड़ने लगा। और दोस्तों जब मुगल शासन कमजोर पड़ने लगा तो ओडिशा बंगाल के हाथ आ गया। और उसके बाद आते हैं दोस्तों मराठा। नागपुर की रघुजी वंशले ने 1800 में ओडिशा के ऊपर कब्जा किया। मराठा रूल के दौरान रिलीजन फ्रीडम तो बहुत बड़ा ओडिशा में था और इनफैक्ट उनके राज्य में पूरी मंदिरों में पूरे देश के लोग बहुत सारे लोग आए थे। पर दोस्तों इसी रूल के दौरान इकोनॉमी ने बहुत स्ट्रगल किया। भवानी चरण राय ने 1956 में उन्होंने लिखा कि मराठा आक्रमण की वजह से कपड़ा ट्रेन पे एक नेगेटिव असर आने लगा। और विनोद दास ने अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने लिखा कि इसी रूल के वजह से ओडिशा में बहुत गरीबी आई। और उस समय ब्रिटिश ने भी एक कंपनी बनाई थी कलकत्ता पोर्ट्स के पास, उसके कारण ओडिशा का महत्व कम हुआ। और मराठा के बाद फिर बारी आई ब्रिटिश की, क्योंकि ओडिशा अंग्रेजों के बंगाल और मद्रास के टेरिटोरियल के बीच में थी और वो कैप्चर करना चाहते थे, अपने हाथ में लाना चाहते थे, अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे ओडिशा को। इस पॉलिटिकल तानाशाही के वजह से ओडिशा इस हालत में गुजर रही थी। दोस्तों अभी जो लड़ाई हो रहा था ओडिशा के लिए एक बहुत बड़ा अंजाम ये था कि ओडिशा शहर में ओडिया बोलने वाले लोग एकजुट नहीं थे
और 1817 में पाइक विद्रोह हुआ था ओडिशा के खोदरा इलाके में। दोस्तों इस पाइक विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि इस ओडिया कम्युनिटी को, ओडिया बोलने वाले लोगों को इसको और कंट्रोल में लाना पड़ेगा और इसी कारण कोस्टल जो एरिया था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में डाल दिया और ओडिशा को सेंट्रल प्रोविंसी में डाल दिया और साउथर्न एरिया को मद्रास प्रेसिडेंसी में डाल दिया। तो जो ये ओडिया पॉपुलेशन थी इन 3 प्रोविंसी में एक मिनोरिटी बन गई, क्योंकि ओडिया बोलने वाले हिंदू बहुत ज्यादा थे लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था। और दोस्तों 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने आर्ट्स टीचर अपॉइंटमेंट किए बालेश्वर में, जहाँ पे 6 बंगाली थे और 2 ओडिया थे। अगर स्कूल के टीचर अगर लोकल लैंग्वेज बोल नहीं पाएंगे तो बच्चे कितने सीख पाएंगे। और दोस्तों अंग्रेजों के रूल के कारण कई एक्सपर्ट ने ओडिशा की ज्योग्राफी को ब्लेम किया उसकी गरीबी के लिए। और दोस्तों ओडिशा में कई साइक्लोन हिट किए। और दोस्तों 1831 में अक्टूबर 31 तारीख को ओडिशा में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया जिसके कारण ओडिशा सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तबाह हो गया। तो 1867 में ओडिशा में एक बहुत बड़ा अकाल आया जिसके कारण ओडिशा का 27% पॉपुलेशन मारे गए। पर दोस्तों देखा जाए तो ज्योग्राफी हर एक चीज के लिए जिम्मेदार नहीं थी और फिर ओडिशा में उतना भी उत्पाद नहीं हो रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों कहा जाता है कि 1855 से लेकर 1864 में धान का एक्सपोर्ट 500% से ज्यादा बढ़ गया और ओडिशा में जो चावल बनता था वो मद्रास को भेजा जाता था। और दोस्तों यहाँ तक कि बाहर के कंट्री लोग भी ओडिशा का चावल को खरीदने लगे। और दोस्तों दूसरी चीज थी कि बोर्डिंग। ओडिशा के डिवीजन कमिश्नर ने कहा उस समय गाँव के महाजन और जमींदार खेती करके चावल को किसी भी प्राइस पे बेचा नहीं करते थे, वो लोग चावल को अपने पास ही रखा करते थे। तीसरी चीज थी कि अंग्रेजों का सरकार बहुत एक्सपोर्ट कैपिटल में थी और वो मानते थे कि वो मार्केट में कोई इंटरवेंशन करना नहीं चाहते थे। और दोस्तों उस समय अंग्रेजों ने एजुकेशन और हेल्थ पे भी उतना ध्यान नहीं दिया। 1835 में पूरी स्कूल खोला गया और कुछ साल के बाद दूसरी स्कूल भी खोला गया। दोस्तों विनोद दास जी ने कहा कि ये सब एक दिखावा था। और हेल्थ की बात करें तो विनोद दास ने कहा कि 1860 में इतनी सारी बीमारी आई थी कि बहुत सारे लोग तो जगह को खाली करके चले गए। अंग्रेजों का ध्यान तब ओडिशा में गया जब ओडिशा में बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया, वो भी फेमस से। अंग्रेजों के खिलाफ पाइक विद्रोह जरूर हुआ, लॉ ऑफ ऑर्डर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी अंग्रेजों के लिए। और फिर 1872 में W. हंटर ने लिखा था कि ओडिशा में क्राइम की संभावना बहुत कम हुई। बालेश्वर, भद्रक और कटक के अलावा और कई नए शहर बनाए नहीं गए और न ही टेक्सटाइल प्रोडक्ट को बढ़ाया गया, जिसकी वजह से ओडिशा एक समय में फेमस थी। 1966 में ओडिशा को एक सेपरेट प्रॉब्लम बनाया गया और इसमें बहुत ज्यादा गरीबी थी और जिसके कारण सरकार को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओडिशा को 40 लाख का मदद की, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं। समस्या ये थी कि ओडिशा में कोई ज्यादा रेवेन्यू नहीं था, लेकिन उनको खर्चा करने की बहुत जरूरी थी अपनी गरीबी के कारण। पैसे बचाने की वजह से सरकार को अपनी खर्चे कम करने के लिए उन्होंने सैलरी तक। ओडिशा का रेवेन्यू जरूर बढ़ा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, लेकिन दोस्तों समस्या ये था कि वो प्रोविंस ज्यादा डेवलप थे और उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी और गरीबी प्रोविंसी को बहुत कम, और इसीलिए ओडिशा का गरीबी कभी कम नहीं हुआ और देश आजाद होने के बाद भी यही सेम समस्या वहीं पे थी। 1948 और 1949 में 24 पेंशन स्टेट को मिलाई गई। ओडिशा की जो टेरिटोरी थी वो और ज्यादा बड़ा हो गया। उसी बीच ओडिशा के पास फाइनेंस रिसोर्सेज कुछ नहीं था और ऐसा ही परिस्थिति था ओडिशा का 1990 तक। जैसे 1990 और 2000 में ओडिशा का डेब्ट GDP रेशियो दूसरी स्टेट से बहुत ज्यादा थी। फॉर्मर सिविल सर्वेंट डॉक्टर यू शरद चंद्र के हिसाब से सिचुएशन इतनी खराब था कि सारी रिसोर्सेज सैलरी, पेंशन, लिबर्टी में चला गया। या किसी भी सरकार को तब खर्च लेना चाहिए रोड और हॉस्पिटल बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोग हैरान हो जाओगे कि ओडिशा को सैलरी देने के लिए उनको खर्च लेना पड़ा था। और एक रिसर्च में दिखाया गया है कि ओडिशा को 100 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए 424 रुपया खर्च लेना पड़ता था। फनस पूंजी कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट से थी। 1885 में उन्होंने अपनी 2 साल की भौजी को 40 रुपए में उन्होंने बेचा था, वो भी चावल खरीदने के लिए। कपिल नारायण तिवारी जो कि एक MLA थे, उन्होंने कहा था कि उस इलाके में चने से सस्ते आपको बच्चे मिल जाएंगे और इसी घटना ने पूरी देश को हिला दिया। 1985 में राजीव जी भी ओडिशा गए थे, उसके बाद समस्या में कोई बदलाव नहीं आया। फनस ने अपनी एक इंटरव्यू में बताया है कि राजीव गांधी आने के बाद वो और गरीब हो गए और इंटरव्यू खत्म होने के बाद कुछ ऑफिसर ने उनको 7 रुपए दिए और 8 किलो का अनाज दिए। लेकिन दोस्तों 20 साल के बाद जब रिपोर्टर वापस ओडिशा में गए तो फनस पूंजी का कहानी बहुत अलग थी। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और सोने का जेवर भी पहने थे और ऐसा माना जाता है कि फनस पूंजी की कहानी ही ओडिशा की कहानी थी। इसलिए 19 साल में ओडिशा का ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा हुआ।
2015 से लेकर 2019 में ओडिशा 5 स्टेट में से एक स्टेट है जहां गरीबी की संख्या बहुत कम हुई है। और दोस्तों इसके पीछे एक मेजर कारण था। यहाँ एक टाइम पे ओडिशा के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं था। आज ओडिशा का सिचुएशन बहुत अलग है। तमाम पैरामीटर्स हैं, उड़ीसा नंबर 1 है और आपका स्टेट 15वें स्थान पर है। इस ग्राफ में हर स्टेट की खर्च लेवल यानी कि डेफ जीटीपी परसेंट, और आप लोग देख सकते हैं कि 3 स्टेट का 24% कम खर्च है और वो है ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र। और दोस्तों ये सब चेंज तब हुआ एक इंसान के कारण, और उसका नाम है श्री नवीन पटनायक जी।